हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुण बायो क्लासेस में। हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कुछ टॉपिक जैसे कि ब्लड का संगठन, रुधिर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में अध्ययन कर चुके थे। रक्त के क्या क्या कार्य हैं इनके बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद हमने रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया था। ABO सिस्टम जो है उसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद RH सिस्टम यानी RH फैक्टर के बारे में अध्ययन किया था, ये क्या है और एक इस प्रकार से ब्लड के अंदर प्रेजेंट या नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, इस RH फैक्टर के बारे में अध्ययन किया। आज हम ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त का बहना किस प्रकार से बंद हो जाता है और उस घाव की जगह से रक्त किस प्रकार से सूख करके वहां पर एक मोटी परत बन जाती है, जिसके कारण से रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो ब्लड क्लोटिंग एक अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्लड क्लोट किसे कहते हैं, रक्त का थक्का जमना किसे कहते हैं। रुधिर वाहिकाएं जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाओं के अंदर एंटीकोगुलेटेड मटेरियल होता है, एंटीकोगुलेटेड पदार्थ होते इसके कारण से रुधिर नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही रुधिर वाहिकाओं के अंदर से रक्त के बाहर आने से, रुधिर वाहिकाओं के चोट लगने, क्षतिग्रस्त होने से, रुधिर के बाहर आने से, वायु के संपर्क में आते ही रुधिर का थक्का बन जाता है। रुधिर के जो अवयव हैं वो एक जेल समान गाढ़े पदार्थ में बदल जाते हैं। रुधिर वाहिकाओं से जैसे ही रक्त बाहर आता है, रुधिर वाहिकाओं के रक्त के बाहर आने से रुधिर के जो अवयव हैं, रुधिर के जो भी घटक हैं वो सभी एक जेल समान संरचना में बदल जाते हैं। इसे थक्का कहा जाता है, यानी गाढ़े पदार्थ में बदल जाता है। रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया को स्कंदन कहा जाता है, क्लोटिंग कहा जाता है। स्कंदन या क्लोटिंग कहते हैं। क्लोटिंग होना, रक्त का क्लोटिंग होना बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर से रक्त को ज्यादा बाहर फैलने से या निकलने से रोकता है। यह एक सुरक्षात्मक प्रोटेक्शन सिस्टम है, प्रोटेक्शन प्रणाली है, सुरक्षात्मक क्रिया है जिससे हमारे रक्त, शरीर का रक्त जो है बाहर जाने से रुकता है। साथ ही साथ रक्त का थक्का जमने से उस स्थान पर मोटी परत बन जाती है जिससे रोगाणु आदि प्रवेश नहीं कर पाते हैं और हमें रोगाणुओं से आदि से सुरक्षा प्राप्त होती है। और दूसरे जो अन्य ऊतक है, शरीर के अंदर के जो ऊतक है, अंदर के जो उपकला टिश्यू है यानी एपिथेलियम टिश्यू है, इन सभी को भी, अन्य ऊतकों को भी डैमेज होने, क्षति होने से रोकता है। स्कंदन की प्रक्रिया, रुधिर में उपस्थित अनेक स्कंदन कारक, रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत सारे स्कंदन कारक के कारणों से होती है। और ये स्कंदन कारक, क्लोटिंग फैक्टर जिन्हें कहा जाता है, स्कंदन कारक, क्लोटिंग फैक्टर जिन्हें कहते हैं, ये कितने होते हैं? 13 स्कंदन कारक होते हैं, 13 स्कंदन कारक होते हैं जो कि क्रम से अल्टरनेट एक के बाद एक एक्टिव होते चले जाते हैं। जैसे ही रुधिर हमारे कोई शरीर पर कट लगता है या चोट लगती है तो ये जो क्लोटिंग फैक्टर है, स्कंदन कारक हैं, ये एक के बाद एक एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। प्रत्येक स्कंदन कारक दूसरे अगले स्कंदन कारक के लिए एंजाइम या उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जिससे एक स्कंदन कारक अगले स्कंदन कारक को एक्टिव कर देता है। तो ये एक एंजाइम या स्कंदन की भांति कार्य करते हैं जो स्कंदन कारक स्कंदन को बढ़ाते हैं, स्कंदन को स्कंदन करते हैं, रुधिर का स्कंदन करते हैं, रुधिर को स्कंदित करते हैं। उन्हें प्रेरक स्कंदक कहते हैं, प्रेरक स्कंदक कहते हैं। स्टिमुलेट करते हैं उनसे, स्कंदन को बढ़ाते हैं, स्कंदन को पॉजिटिवली, धनात्मक रूप से उसको आगे ले जाते हैं, स्कंदन प्रक्रिया को करते हैं, स्कंदन करते हैं रक्त का, उसे प्रेरक स्कंदन कहते था। जो स्कंदन को रोकते हैं, ब्लड क्लोट प्रक्रिया को, ब्लड की क्लोटिंग प्रक्रिया को रोकते हैं, उन्हें प्रतिस्कंदक कहते हैं, एंटीकोगुलेटेड कहते हैं, एंटीकोगुलेशन या एंटीकोगुलेंट कहते हैं, प्रतिस्कंदन कहा जाता है। हिपेरिन एक प्रतिस्कंदन है जो कि रक्त का थक्का बनने से रोकता है। जोंक आदि की लार के अंदर यही पाया जाता है, जिससे जोंक लगातार रक्त चूसती रहती है क्योंकि उसके अंदर से हिपेरिन स्रावित होता है जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता। तो इस प्रकार से रुधिर का जो स्कंदन करते हैं उन्हें प्रेरक स्कंदक कहते हैं और जो रुधिर को स्कंदन को रोकते हैं उसे प्रतिस्कंदक या एंटीकोगुलेंट कहते हैं। जब कोई रुधिर वाहिनी या रुधिर
कोई भी रुधिर वाहिनी है, ब्लड वेसल्स है, रुधिर क्षतिग्रस्त होता है या उसे हानि पहुंचती है तो शरीर से रक्त बाहर आना शुरू हो जाता है। और रक्त बाहर आते ही जैसे वायु के संपर्क में आता है ये सारे स्कंदन कारक सक्रिय हो जाते हैं। ये स्कंदन कारक क्रम से सक्रिय होते हैं और एक दूसरे को एंजाइम की भांति प्रेरित करते हुए इस स्कंदन प्रक्रिया को बढ़ाते रहते हैं, एंजाइमों की तरह कार्य करते रहते हैं, तो स्कंदन हो जाता है। स्कंदन की प्रक्रिया में बहुत सारी प्रोटीन, लिपिड्स आदि भी काम में आते हैं। स्कंदन प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन जैसे घटक भी काम में आते हैं। ये सभी स्कंदन कार्य में भाग लेते हैं। पट्टिकाणु हमने रुधिर ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड कार्पल्स, सॉरी जो ब्लड कार्पल ब्लड सेल्स हैं उन ब्लड सेल्स के अंदर 3 प्रकार के ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु भी रुधिर स्कंदन में मुख्य सहायक होती हैं और कुछ अन्य कारक या कुछ अन्य पदार्थ भी महत्वपूर्ण होते हैं। ब्लड क्लोट की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो हम 3 पदों के अंतर्गत पढ़ेंगे, 3 पदों के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। पहला पद जो है वो है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको सक्रिय करने वाले पदार्थों का निर्माण होगा। दूसरी प्रक्रिया, प्रोथ्रोम्बिन जो सक्रिय हो चुका है वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। तीसरा आएगा फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का निर्माण। ये 3 टॉपिकों के अंतर्गत हम ब्लड क्लोट की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। रक्त का थक्का बनना और स्कंदन के बारे में जो आरेखी चित्र है वो आपकी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा कि इन तीनों टॉपिकों को हमने इसमें शामिल किया। ये जो 3 पद हैं इनको इसमें शामिल कर रखा है। सबसे पहला पद है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। रुधिर वाहिनी में बहते हुए रक्त, रुधिर वाहिनी के अंदर जो बहते हुआ रुधिर है विभिन्न स्कंदन कारक निष्क्रिय रूप में विद्यमान होते हैं। जब रुधिर वाहिनी के अंदर रक्त बहता रहता है तो विभिन्न प्रकार के जो स्कंदन कारक हैं रुधिर में ही विद्यमान होते हैं। जैसे ही जब रुधिर वाहिका या रुधिर क्षतिग्रस्त होता है ये सारे स्कंदन कारक एक के बाद एक एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, स्कंदन प्रारंभ हो जाता है। रुधिर स्कंदन के समय यानी कि जब क्षतिग्रस्त होता है रुधिर स्राव के समय पट्टिकाणु प्लेटलेट्स टूट जाते हैं। रुधिर स्कंदन यानी उत्तक क्षति, यहां पर देखिएगा उत्तक क्षति, टिश्यू डैमेज हुआ, कोई घाव लगा, कोई चोट लगी, उसी कारण से उत्तक क्षति हुई, रक्त का स्राव शुरू हो गया। रक्त के स्राव से जो ब्लड सेल्स आदि टूटती हैं, रक्त के अंदर जो सक्रिय कारक होते हैं इन सभी सक्रिय कारकों के कारण से आदि से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। किससे? रुधिर उत्तकों के क्षति होने से या उत्तक क्षति होने से तथा साथ ही साथ पट्टिकाणुओं के टूटने से। पट्टिकाणुओं भी रुधिर वायु के संपर्क में आने से टूट जाती हैं। प्लेटलेट्स के टूटने से और उत्तक क्षति के कारण जो उत्तक क्षति हुई है उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन में ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर पाए जाते हैं। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के बनने के बाद में स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 13 स्कंदन कारक होते हैं जो यहाँ पर आपको बताया गया था पहले। इनमें से स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10, वैसी प्रक्रिया बहुत ही स्कंदन कारक फर्स्ट से शुरू होती है लेकिन आपके सिलेबस में कितना दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है। स्कंदन कारक यानी क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 10 सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के कारण से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10 को सक्रिय कर देता है। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो अपने आप में एक प्रेरक या एंजाइम की भांति कार्य करेगा। किसके लिए? क्लोटिंग फैक्टर 8, 7 और 10 के लिए। इससे क्लोटिंग फैक्टर 7 और 10 सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयनों के मिलने से एक एक्टिव मटेरियल बनता है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है वो प्रोथ्रोम्बिन
निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन, जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन है उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने के लिए आवश्यक होता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय अपने आप में एक प्रकार का एंजाइम है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है। तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, एक बार फिर से देखिएगा। जब रुधिर की क्षति होती है या फिर उत्तक क्षति होती है तो उनसे उत्तक क्षति के कारण से निकलने वाले थ्रोम्बोप्लास्टिन और पट्टिका अणु टूटने थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक 7 यानी क्लोटिंग फैक्टर 7 और क्लोटिंग फैक्टर 10 को एक्टिव कर देता है, उसे सक्रिय कर देता है। साथ ही साथ इसमें अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के मिलने से प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण होता है। ये सभी मिलकर के कैल्शियम 2 पॉजिटिव यानी कि स्कंदन कारक 7, स्कंदन कारक 10, थ्रोम्बोप्लास्टिन सही मिलकर के कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन से मिलकर एक जटिल बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय, अब अगला पॉइंट आता है अपना प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। इसमें कुछ नहीं आता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो सक्रिय है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन से और अभिक्रिया करता है और प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय जो इनएक्टिव है वो एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अगला तीसरा पॉइंट जो है इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है ब्लड क्लोट का, जो कि फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का का निर्माण। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का निर्माण। तो अब यहां पर हम पहला पॉइंट यहां तक था, दूसरा पॉइंट यहां तक है। पहला ये फर्स्ट पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ चुके हैं यहां पर कि फाइब्रिनोजन किस प्रकार से फाइब्रिन के अंदर बदलेगा और रक्त का थक्का बनेगा। तो देखिए आप इसमें क्या होता है कि फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में घुलनशील होता है। जब उत्तक की क्षति नहीं होती है या घाव नहीं होते तो फाइब्रिनोजन घुलनशील प्रोटीन है, ये प्लाज्मा घुलनशील होती है। यह घुलनशील प्रोटीन थ्रोम्बिन जो सक्रिय थ्रोम्बिन है, ये सक्रिय थ्रोम्बिन से की सहायता से इसका जल अपघटन हो जाता है। फाइब्रिनोजन का थ्रोम्बिन की सहायता से हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन होता है। जल अपघटन से फाइब्रिन एकलक का निर्माण होता है, फाइब्रिन मोनोमर का निर्माण होता है। यह फाइब्रिन मोनोमर छोटे छोटे तंतु होते हैं जो कि प्लाज्मा में अघुलनशील होते हैं। प्लाज्मा में अघुलनशील फाइब्रिन एकलक आपस में जुड़ करके लंबे तंतुओं का निर्माण करते हैं। ये तंतु बहुलीकृत होकर के, छोटे फाइब्रिन के एकलक तंतु बहुलीकृत होकर के आपस जुड़ करके लंबे फाइब्रिन तंतुओं का निर्माण करते हैं। ये फाइब्रिन तंतु जहां पर चोट लगी हुई है, जहां घाव है, उस स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और इन फाइब्रिन तंतुओं के अंदर, लंबे फाइब्रिन तंतुओं के अंदर फाइब्रिन तंतु और रुधिर कणिकाएं आपस में मिलकर के उनमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं। रुधिर कणिकाएं और फाइब्रिन तंतु मिलकर के रक्त के बहने को रोक देते हैं, रक्त का बहना बंद हो जाता है और इस प्रकार से वहां पर थक्का निर्माण हो जाता है। थोड़ी देर बाद में थक्का सूख जाता है और थक्का निर्माण हो जाता है। तो रुधिर कोशिकाएं, जब फाइब्रिन तंतु रुधिर कणिकाएं आपस में आकर के उलझ जाती हैं तो रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कणिकाएं ये सभी आकर मिलकर के फंस जाती हैं और इस प्रकार से एक संरचना बनती जिसे थक्का कहा जाता है। धीरे धीरे ये दृढ़ हो जाता है और कुछ देर में सूख जाता है, रुधिर का स्राव रुक जाता है। थक्का बनने के बाद रुधिर का जो तरल भाग है, जो लिक्विड पार्ट होता है, जैसे प्लाज्मा होता है, ये सभी इससे पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसे सीरम कहते हैं। सीरम प्लाज्मा के समान होती है लेकिन इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता। अब एक बात है कि थक्का बनने में कितना समय लगता है। तो थक्का बनने में यानी रुधिर का जो स्राव है चोट लगने के बाद 6 से 10 मिनट के अंदर थक्का बन जाता है। 6 to 10 मिनट के अंदर रुधिर का थक्का निर्माण हो जाता है। 6 से 10 मिनट के अंदर रुधिर का थक्का बन जाता है और इस प्रकार से रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि ये जो तीनों पॉइंट है हमने इस ग्राफ की, इस आरेख के अंदर कंसीडर किए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर है उत्तक क्षति होती है। उत्तक क्षति होती है, पट्टिकाओं का टूटना होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10 को सक्रिय कर देता है।
ये सभी चीजें मिलकर के तथा साथ में कैल्शियम के पॉजिटिव आयन से की सहायता से एक जटिल का निर्माण करते हैं जिसे प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कहते हैं। यहां तक का पहला पॉइंट हो गया। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है, अब प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है उस कारण से प्रोथ्रोम्बिन जो निष्क्रिय होता है ब्लड के अंदर, उस निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन सक्रियक में बदल देता है। थ्रोम्बिन सक्रियक बनने के बाद में तीसरा पॉइंट शुरू होता है। यहाँ पर फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन होती है, यह फाइब्रिनोजन घुलनशील प्रोटीन का थ्रोम्बिन के कारण से हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन होता है, जिस कारण से फाइब्रिन एकलक या अघुलनशील प्रोटीन होती है, इसका निर्माण होता है। फाइब्रिन एकलक के छोटे छोटे तंतु होते हैं जो बहुलीकृत होकर पॉलीमराइज्ड होकर के लंबे तंतुओं का निर्माण करते हैं। ये लंबे तंतु घाव की जगह पर जाकर के रुधिर स्राव जहां पर हो रहा है वहां पर जाकर के उलझ जाते, वहां पर जाकर रुक जाते हैं और इनके अंदर रुधिर कणिकाएं, रुधिर कोशिकाएं आदि फंस जाती हैं। रुधिर कोशिकाएं फाइब्रिन के तंतु आदि के मिलने से एक संरचना बनती है जिसे थक्का कहा जाता है। थक्का बनने के बाद में धीरे धीरे दृढ़ हो जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है, मैक्सिमम प्लाज्मा होती है, जो सीरम होती है, वो इससे अलग हो जाती है, निकल जाती है, बाहर हो जाती है और इस प्रकार रुधिर का बहना बंद हो जाता है। रुधिर का जो अलग भाग जो अलग हो जाता है, थक्का बनने के बाद कणिकाएं, कोशिकाएं आदि तो रह जाती हैं क्लोट निर्माण में, बाकी जो प्लाज्मा तरल भाग निकल उसे सीरम कहा जाता है। थक्का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 6 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। 6 से 10 मिनट के अंदर रुधिर का बहना बंद हो जाता है। ये था अपना क्लोट, ब्लड क्लोट किस प्रकार से होता है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में। रुधिर वाहिनियां जो कि ब्लड को लाती हैं, हार्ट की तरफ ले भी जाती हैं शरीर में। ये सभी रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी प्रकार की हैं और इनकी संरचना के अंदर कौन कौन से स्तर मिलते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धमनी, सिराएं, धमनिकाएं, केशिकाएं, सिरिकाएं, ये सभी जो होती हैं ये रुधिर। तो आपको हमारा अगला टॉपिक है रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की हैं, क्या होती है, इनकी संरचना क्या है और ये किस प्रकार से शरीर में और हार्ट में काम करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स पर। देखिए ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां जो कि जिन नलिकाकार संरचनाओं में से शरीर के अंदर जिन नलिकाकार, क्योंकि हम मनुष्य का रक्त परिसंचरण पढ़ रहे हैं, मनुष्य के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने के कारण से मनुष्य के शरीर में रक्त जो है वो नलिकाओं में से, वेसल्स में से, वाहिनियों में से होकर के बहता है। तो जिन नलिकाकार संरचनाओं में से रक्त बहता है उनको रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स कहा जाता है। सामान्यतः 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। लेकिन साथ ही साथ 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, क्योंकि धमनियां आगे चलकर के पतली नलिकाओं में बदल जाती, जिन्हें धमनिकाएं कहते हैं। धमनिकाएं या आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। इसी प्रकार से सिराएं भी सिलिकाओं में बदली हुई होती हैं। सिराएं जो है मोटी हैं, सिलिकाएं उनसे पतली नलिकाएं होती हैं, जिन्हें सिलिकाएं कहा जाता है या वेन्यूल से सिलिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की धमनी, सिरा और केशिकाएं होती हैं। धमनियों की पतले भागों को धमनिकाएं, सिराओं की पतली नलिकाओं को सिलिकाएं या वेन्यूल्स कहा जाता है। इस प्रकार से हम धमनियों की संरचना, सिराओं की संरचना और केशिकाओं की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। एक बार हम ध्यान दें कि शरीर के अंदर रुधिर का प्रवाह किस प्रकार से होता है, किस में से, कौन सी नलिकाओं में से रुधिर किस प्रकार से गुजरता है। ध्यान दीजिएगा, हार्ट, हृदय में से रक्त जो निकलता है, यानी हृदय से रक्त को लेकर के निकलने वाली नलिकाओं को आर्टरीज कहा जाता है, धमनी कहा जाता है। धमनियों से रुधिर जाता है आर्ट्रियोल्स में, धमनिकाओं में, जो धमनियों से पतली होती धमनिकाओं में। आर्ट्रियोल्स से रुधिर कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज बहुत ही पतली नलिकाएं होती हैं जो कि शरीर के अंदर पूरे शरीर में जाल बनाए रखती हैं। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक तक रक्त को लेकर के जाती हैं। छोटे आकार, ज्यादा लंबी नहीं होती हैं ये।
और इनका व्यास बहुत कम होता है। इतना कम व्यास होता है कि ब्लड कार्पल्स ब्लड सेल्स भी इनमें से मुड़ करके प्रवाहित होती हैं। दूसरे इसके बाद में कैपिलरीज के बाद में देखिए ये सभी भाग आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, इनमें प्योर ब्लड शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त O2 युक्त रुधिर जो है वो बहता है। इसके बाद में वेन्यूल्स सिलिकाएं होती हैं, अर्थात कैपिलरीज से जो ब्लड है वो सेल्स को मिल जाता है और सेल्स उस ब्लड का उपयोग कर लेती है, उस ब्लड में से पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेती है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है और बदले में अपशिष्ट पदार्थ और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में छोड़ देती है। वो ब्लड फिर आता है वेन्यूल्स सिलिकाओं में। सिलिकाओं शिराओं के वेन्स यानी शिराओं के ही पतली नलिकाएं होती हैं सिलिकाओं में, और सिलिकाओं से ब्लड आता है सिराओं में, मोट नलिकाओं में, और सिराएं जो है आपस में मिलकर के एक मुख्य बड़ी सिरा ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा बनाती है। ये ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा जो है वो रक्त को लेकर के वापस पुनः हार्ट में पहुंच जाती हैं। इस प्रकार से रुधिर का जो प्रवाह है वो हार्ट से शरीर की ओर और शरीर से पुनः हार्ट की ओर इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हार्ट, उसके बाद धमनियों में जाएगा, आर्टरियोल्स धमनिकाओं में, कैपिलरीज यानी केशिकाओं में, फिर वेन्यूल सिलिकाओं में, और सिलिकाओं से सिरा और सिराओं से वापस हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से रुधिर का प्रवाह शरीर के अंदर लगातार चलता रहता है। अगला है अपना कि रुधिर वाहिकाएं जो है, जितनी रुधिर वाहिकाएं या वाहिनियां हैं वो किस प्रकार से बनी होती हैं, उनकी संरचना क्या है। रुधिर प्रवाह के बाद में अपन देखते हैं इनकी संरचना के बारे में। तो देखिए जो भी रुधिर वाहिनी है वो इस प्रकार से एक लंबी वाहिनी होती है, इस प्रकार से लंबी वाहिनी, इनके अंदर से होकर के रक्त कणिकाएं आती हैं वो बहती हैं। तो अगर अपन इसकी अनुप्रस्थ काट टीएस, इसकी अनुप्रस्थ काट काटा जाए, यानी कि अगर आप इस प्रकार लंबी नलिका है इसका आप ऐसे अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो इसके अनुप्रस्थ काट में 3 स्तर दिखाई देते हैं। पहला स्तर होता है बाह्य कंचुक स्तर ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा होता है मध्य कंचुक ट्यूनिका मीडिया, और तीसरा अंतर कंचुक ट्यूनिका इंटीमा। कुछ इस प्रकार से जैसे कि अपन ने ये एक नलिका है, इसके स्तरों को काटा तो पहला स्तर, फिर दूसरा और अंत का तीसरा, यानी कि पहला स्तर फिर दूसरा है और तीसरा है। तो जो बाहर का स्तर है वो कहलाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, अंदर का ट्यूनिका मीडिया और उसके बाद में ट्यूनिका इंटीमा। ये 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर से मिलकर के बनी होती है एक रुधिर वाहिनी, चाहे ब्लड धमनी हो या सिरा हो। एक के बारे में करते हैं बाह्य कंचुक स्तर। यह वाहिकाओं के सबसे बाह्य स्तर होता है जो कि समांतर संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का। इसमें अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, अप्रत्यास्थ नॉन इलास्टिक जो है प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, सबसे बाह्य स्तर होता है। मध्य कंचुक स्तर, ये समान थोड़ा सा मोटा स्तर होता है ट्यूनिका मीडिया, मध्य कंचुक स्तर समान थोड़ा सा मोटा स्तर होता है, और एरेखित पेशियां वर्तुल रूप से पाई जाती हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो समानांतर रूप से है और या अंधेर रूप से है, लेकिन वर्तुल रूप से इस प्रकार से गोल एरेखित पेशियां पाई जाती हैं। ट्यूनिका मीडिया स्तर के अंदर गोल एरेखित पेशियां पाई जाती, वर्तुल एरेखित पेशियां है वर्तुल रूप से व्यवस्थित होती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर प्रत्यास्थ तंतु भी पाए जाते हैं, प्रत्यास्थ तंतु होते हैं इसके अंदर, और मध्य स्तर जो थोड़ा सा मोटा होता है। धमनिकाओं का मुख्य रूप से मोटा होता है मध्य कंचुक स्तर जो कि एरेखित यानी अनैच्छिक इनवॉलेंट्री मसल्स है, एरेखित पेशियों के वर्तुल रूप से व्यवस्थित होती हैं, और इसके अंदर प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, प्रत्यास्थ तंतु होते हैं। तीसरा है अंत कंचुक स्तर ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर का स्तर होता है और समानतः इसे अंत उपकला भी कहा जाता है। अंत उपकला या ट्यूनिका इंटीमा स्तर कहा जाता है, और जो कि सल की उपकला की कोशिकाओं से बना होता है, सल की उपकला कोशिकाओं से बना होता है। यह अंदर का स्तर कांच के समान चमकीला होता है और बहुत चिकना होता है, कांच के समान चिकनी होती है इसके अंदर की परत, और कांच समान चमकीला और चिकनी परत होती है अंतः कंचुक ट्यूनिका इंटीमा की।
ये थी इनकी संरचना। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बाह्य कंचुक ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि बाह्य स्तर होता है, संयुक्त का बना होता है, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। मध्य कंचुक स्तर सामान्यतः मोटा स्तर होता है, मध्य स्तर होता है, और इसके अंदर अरेखित पेशियां इन्वोलेंट्री मसल्स या एनेक्सिक पेशियां जो है वर्तुल रूप से व्यवस्थित होती हैं, और इसके अंदर प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं। कुछ कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं, प्रत्यास्थ तंतु। अंत्य कंचुक स्तर सबसे अंदर का स्तर होता है, सबकी उपकला का बना होता है, यह अंत्य उपकला भी कहलाता है, और यह कांच के समान चिकनी परत होती, चिकनी भित्ति होती है इसकी अंदर की परत। इस प्रकार से इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक धमनिकाओं, सिरा, केशिकाओं और शिरिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक धमनी, ध्यान दीजिएगा। आर्टरीज और धमनिकाएं दोनों साथ पढ़ते हैं, धमनी और धमनिकाएं, आर्टरीज व धमनिकाएं, आर्टरियोल्स, धमनिकाएं इनका। तो धमनी और धमनिकाएं देखिए, हृदय से रुधिर को शरीर की तरफ ले जाने वाली सभी नलिकाओं को धमनियां कहा जाता है। यानी हृदय से रुधिर को जो ले जाती हैं, रुधिर को शरीर की ओर ले जाती हैं, वो धमनियां कहलाती हैं। रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को या वाहिनियों को धमनियां कहा जाता है। इनका मध्य कंचुक स्तर, धमनियों का मध्य कंचुक स्तर मोटा पाया जाता है, मोटा स्तर होता है, और इनके अंदर रुधिर अधिक दाब से, बहुत प्रेशर से बहता है। रुधिर अधिक दाब से और प्रेशर के साथ में बहता है। इसमें रुधिर का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, बहुत तीव्र होता है, अधिक दाब से होता है। धमनी और धमनिकाओं में कपाट नहीं पाए जाते, इंस्पिरेटर नहीं पाए जाते, कोई कपाट नहीं होता, क्योंकि इनमें रुधिर बहुत प्रेशर से, अधिक तेजी से, प्रवाह से बहता है, इसलिए कोई कपाट नहीं पाए जाते। लेकिन फुफ्फुस कांड, महाधमनी और फुफ्फुस कांड, 2 चीजें हैं। केवल महाधमनी कौन सी होती है? जो हृदय से रुधिर को लेकर के, महाधमनी मोटी धमनी होती है जो हृदय से रुधिर को कहां से निकलती है? बाएं निलय से निकलती है, बाएं निलय से निकलती है, और बाएं निलय से निकल करके शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। तो महाधमनी के प्रारंभिक भाग में फुफ्फुस कांड दाएं निलय से निकलता है, फुफ्फुस कांड जो कि अशुद्ध रुधिर को, CO2 रुधिर को लेकर के फुफ्फुस फेफड़े की ओर जाता है। फुफ्फुस कांड, इन दोनों के महाधमनी और फुफ्फुस कांड के प्रारंभिक भागों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, बाकी धमनी और धमनिकाओं में कहीं कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो एक बात को ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर कि महाधमनी और फुफ्फुस कांड क्या है। महाधमनी बाएं निलय से निकलने वाली मोटी धमनी है जो शुद्ध रुधिर को लेकर के शरीर की ओर जाती है। धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर को ही लेकर के जाती है, शरीर से दूर शुद्ध रुधिर को, O2 युक्त रुधिर को। फुफ्फुस कांड दाएं निलय से निकलने वाली नलिकाएं होती जो आगे चल करके 2 भागों में बढ़ जाती है, प्रत्येक ओर के फेफड़े में जाने के लिए, जिन्हें फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। ये फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस कांड एक ऐसी नलिका है जो हृदय से निकल रही है, हृदय से रुधिर को दूर ले जा रही है, लेकिन इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस कांड आगे चल करके यह बन जाती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस कांड या फुफ्फुस धमनी ऐसी नलिका है जो कि हृदय से रुधिर को लेकर के बाहर जा रही है, लेकिन इसके अंदर CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर, CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर बहता है। सभी धमनियों के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है, हृदय से दूर जाने वाली धमनियां कहलाती हैं और इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन एक ऐसी धमनी, फुफ्फुस धमनी, जो कि CO2 युक्त रुधिर को लेकर के फेफड़े की ओर जाती हैं शुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए, यानी CO2 युक्त या अशुद्ध रुधिर को फेफड़े की ओर ले जाने वाली धमनी फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। फुफ्फुस धमनी हृदय में जब प्रवेश करती है, फुफ्फुस कांड के द्वारा प्रवेश करती है। ये था धमनी। इसके बाद में इससे आगे चले तो धमनिकाओं के बारे में। धमनियां आगे चल करके पतली धमनिकाओं में बदल जाती हैं। धमनियां
जब हृदय से निकलती धमनी होती है, फिर और बढ़ जाती धमनिकाएं या आर्ट्रियोल्स बना लेती हैं, आर्ट्रियोल्स धमनिकाएं बना लेती। इनकी अंत उपकला, इनकी भित्ति अंत उपकला की होती है। इनकी भित्ति में अंत उपकला यानी कि ट्यूनिका जो इंटीमा है वो परत पाई जाती है एवं इसके चारों ओर पेशियां इनको घेरे रहती, धमनिकाओं को चारों पेशियां घेरे रहती हैं। अनेक धमनिकाएं आगे चल करके अनेक धमनिकाएं और अनेक धमनिकाएं उनके तथा केशिकाओं के ज्वाइंट पर, धमनिकाएं आगे तो क्या बनाएंगी, केशिकाएं रुधिर प्रभाव पड़ा था, धमनिकाएं उसके बाद केशिकाएं, धमनिकाओं और केशिकाओं के ज्वाइंट पर अवरोधनी पाई जाती है जो प्रवाह को नियंत्रित, रुधिर प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। अवरोधनी पाई जाती है जो केशिकाओं और धमनिकाओं के ज्वाइंट पर, जो कि रुधिर प्रवाह को नियंत्रित बनाए रखती हैं, नियमित बनाए रखती हैं, इस प्रकार से वापस रुधिर को पुनः नहीं लौटने देती। इसके बाद आता है इंपोर्टेंट पॉइंट इसका, हम शिराओं के बाद में करेंगे केशिकाएं, क्योंकि रुधिर का प्रवाह पहले धमनिकाएं और फिर केशिकाओं में होता है। तो केशिकाएं बहुत ही पतली नलिकाएं होती है, छोटी आकार की होती है, इनका व्यास पतली नलिकाएं होती है, इनका व्यास जो है वो 4 से 10 म्यूएम माइक्रोमीटर, 4 से 10 माइक्रोमीटर व्यास होता है इनका, म्यूएम 4 से 10 म्यूएम व्यास होता है, बहुत पतली नलिकाएं होती हैं। केशिका की लंबाई भी बहुत कम होती है, इनकी लंबाई होती है 0.3 mm मिलीमीटर, 0.3 mm की ये होती है, अधिक नहीं होती। इनकी भित्ति पतली होती, बहुत पतली होती है और ये स्वयं इतनी कम व्यास की होती है कि इनमें से रुधिर कणिकाएं या ब्लड सेल्स जो होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो भी मुड़ करके इनमें गति करती हैं, मुड़कर गति करती है, बृहद जाल बनाती है, पूरे शरीर के अंदर फैली होती हैं, पूरा शरीर में जाल बनाती है, प्रत्येक कोशिका प्रत्येक ऊतक तक रुधिर को लेकर के जाती हैं। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, इनकी भित्ति जो है पतली भित्ति जल और गुणित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, अर्थात आर पार जल और गुणित पदार्थ आदि आर पार होते रहते हैं। तो शरीर के उन भागों में जहां पर कोशिकाएं और रुधिर के बीच में आदान प्रदान होता है, केशिकाओं और रुधिर के बीच में, वहां पर केशिकाएं पतली होती है, जिनके कारण से इनके अंदर स्थित पोषक पदार्थ, गुणित पदार्थ, O2, CO2 आदि का आदान प्रदान या एक्सचेंज हो सके। रुधिर केशिकाओं के अंदर ब्लड बहुत धीमे धीमे बहता है, बहुत धीमे गति से बहता है, प्रभाव बहुत कम होता है और इनके बीच में रुधिर पतली भित्ति होने के कारण से विनिमय एक्सचेंज पदार्थों का एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो केशिकाओं जो है शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट वाहिनियां, वेसल्स हैं, जिनके अंदर पोषक पदार्थ छोटी आकार की होती, लंबाई कम होती, व्यास कम होता है, रुधिर का दाब कम होता है, प्रवाह धीमे धीमे होता है। पतली भित्ति होने के कारण से, इनका व्यास कम होने के कारण से, पतली भित्ति होने के कारण से इनमें रक्त कोशिकाएं जो है, ब्लड सेल्स है, वो मुड़कर गति करती हैं। इनकी भित्ति इतनी पतली होती है, इस कारण से ये जल और अन्य गुणित पदार्थों के लिए पारगम्य होती। इसी कारण से कोशिकाओं और केशिकाओं के बीच में रक्त में घुले हुए पदार्थों का आदान प्रदान, विनिमय यानी विनिमय जो सरफेस है, सतह है, उसका निर्माण भी केशिकाओं की परतें के द्वारा किया जाता है, केशिकाओं द्वारा होता है। ये था केशिकाओं के बारे में कैपिलरीज। अब आता है सिराएं। तो ध्यान दीजिएगा सिराओं पर, देखिए वेन्स या सिराएं। हृदय, शरीर से हृदय की ओर रुधिर को लाने वाली नलिकाओं को सिराएं कहते हैं, वेन्स कहा जाता है। शरीर के अंदर जितना भी रुधिर है, जो कि कोशिकाओं ने उस रुधिर में से O2 या पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लिया है और उसके बदले उस रुधिर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य पदार्थ डाल दिए हैं, वो अशुद्ध रुधिर को लेकर के शरीर से इकट्ठा करके लाने वाली नलिकाओं को, इकट्ठा करके रुधिर की ओर लाने वाली नलिकाओं को सिराएं कहा जाता है। सिराओं के अंदर जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं। इनके अंदर रुधिर बहुत ही कम दाब से बहता है, धीमे धीमे बहता है। नीचे की तरफ, हृदय से नीचे की तरफ की जो सिराएं होती हैं, उनके अंदर कपाट अधिक पाए जाते हैं, जिस कारण से रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोका जाता है, रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोका जाता है। केशिकाओं से रुधिर जो है, केशिकाओं से जब केशिकाएं शरीर के अंदर कोशिकाओं को रक्त दे देती है, तो कोशिकाओं के अंदर अपशिष्ट पदार्थ CO2 आदि होता है,
भोजन के ऑक्सीकरण के कारण से जो बनता है उस पदार्थ को लेकर के और कोशिकाएं सिरिकाओं को देती हैं। सिरिकाएं जो पतली नलिकाएं होती हैं वो सिरिकाएं रक्त को लेकर के फिर सिरिकाएं आगे चल करके बड़ी मोटी सिरा बनाती हैं और सिराओं के अंदर सिरिकाओं के अंदर कपाट पाए जाते हैं जो कि विपरीत दिशा में रक्त के प्रवाह को रोकती हैं। इनमें रक्त का दाब कम होता है और निश्चित दिशा के अंदर रक्त बहता रहता है। इसके बाद में सिराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रुधिर ही बहता है। सिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन सिरा जो है सारे शरीर को लेकर के अंत में जो हृदय में आती हैं, जो सबसे बड़ी सिराएं हैं ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा, सबसे बड़ी महाशिरा जो कि रुधिर को लेकर के हृदय की तरफ आती हैं। इसी प्रकार से सिराएं भी जो रुधिर को लेकर के आ रही हैं, रुधिर को लेकर के हार्ट की ओर आ रही हैं, अशुद्ध रुधिर को लेकर के आ रही हैं, वो सभी सिराएं कहलाती हैं। लेकिन एक सिरा यहाँ पर भी एक सिरा ऐसी, जैसे वहां पर एक धमनी ऐसी थी जो कि सभी धमनियां शुद्ध रुधिर को लेकर के हार्ट से शरीर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पर भी एक सिरा ऐसी है जो रुधिर को लेकर के हार्ट की तरफ आती है, अशुद्ध नहीं शुद्ध लेकर के आती है। सभी सिराएं अशुद्ध रुधिर लेके आती हैं, लेकिन एक सिरा ऐसी जो कि फेफड़े से निकलती, फुफ्फुस से निकलती है, फेफड़ों में ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के हृदय की ओर आती है, जिसे फुफ्फुसीय सिरा कहा जाता है। तो फुफ्फुसीय सिराओं के अंदर हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है जो हृदय की ओर लेकर के आती है। तो इस प्रकार से सिराओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। सिराओं के अंदर भी वही बात होती है। सिराओं के अंदर मध्य कंचुक स्तर होता है, अंत कंचुक स्तर होता है, बाह्य कंचुक स्तर होता है, अप्रत्यास्थ जो दृढ़ इनका जो कोलेजन तंतु की पतली परत होती है और अप्रत्यास्थ भित्ति होती है। सिरिकाओं से रुधिर सिराओं में आता है, आपको पहले बता दिया गया है। तो इसके बाद में देखिए जो सिराएं हैं वो हमेशा अशुद्ध रुधिर लेकर के शरीर से इकट्ठा करके अशुद्ध रुधिर को हृदय की ओर लाती हैं। जो सबसे बड़ी सिरा है निम्न और ऊर्ध्व महाशिरा है जो हृदय में प्रवेश करती है पूरे रक्त को लेकर के। इसके अलावा एक ऐसी सिरा फुफ्फुसीय सिराएं जो कि अशुद्ध रुधिर को लेकर के नहीं जाती, शुद्ध रुधिर लेकर के फेफड़े शुद्ध रुधिर लेकर के हृदय में प्रवेश करती है। फुफ्फुसीय सिरा एक ऐसी सिरा जो कि शुद्ध रुधिर को लेकर के आती है। फुफ्फुसीय सिराएं फुफ्फुसीय सिराएं ऐसी सिराएं होती हैं ये जो कि फेफड़े से रुधिर को लेकर के, फुफ्फुसीय सिराएं फेफड़े से शुद्ध रुधिर को यानी O2 युक्त रुधिर को लेकर के किधर आती है, हृदय में आती है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। बाकी सभी सिराएं अशुद्ध रुधिर को ही वहन करती हैं, प्रवाहित करती हैं, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा ऐसी सिरा होती है जो कि O2 युक्त शुद्ध रुधिर को लेकर के हृदय की ओर आती है। तो ये था अपना ब्लड वेसल्स के बारे में, रुधिर वाहिनियों के बारे में। 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां हैं मुख्य रूप से, धमनी, सिरा और केशिकाएं। परंतु धमनी आगे चलकर के धमनिकाओं बन जाती है। इसके बाद में सिराएं भी आगे चल करके सिरिकाओं बन जाती हैं और फिर केशिकाएं जो कि सिराओं और धमनियों के बीच का कार्य करती हैं। केशिकाएं, इन केशिकाओं के द्वारा रुधिर का आदान प्रदान होता है धमनी और सिरा के बीच में, तथा कोशिकाओं के अंदर गुलित और अन्य जल गुलित पदार्थों का, पोषक पदार्थों का आदि का आपस में आदान प्रदान होता है। तो ये 3 ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल संबंधी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने 2 टॉपिक के बारे में अध्ययन किया। पहला टॉपिक था अपना ब्लड क्लॉट कैसे होता है, हाउ टू ब्लड क्लॉट। उसके बाद में ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर क्या है, ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती है। धन्यवाद। अगली क्लास में आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।